ओके, सो डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। आपको पता है तीन चीजें होती हैं आपकी, वांट, डिजायर और डिमांड। वांट इज अ नेसेसिटी, डिजायर इज योर विलिंगनेस टू बाय समथिंग, एंड डिमांड का मतलब द अमाउंट ऑफ गुड्स which a consumer is willing to buy and for which he is ready to spend, that is demand. तो डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब है आपकी विलिंगनेस टू बाय, आप किसी चीज को बाय करना चाहते हो, प्लस एबिलिटी टू पे, यानी आप उसको पे करने की आपके पास क्षमता है। तो डिमांड इज बैक्ड बाय डिजायर, तो डिजायर के साथ साथ अगर आप उसको पूरा करने के लिए पैसा है आपके पास तो दैट बिकम्स डिमांड। तो डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड फॉर विच ही इज रेडी टू स्पेंड, दैट इज डिमांड। तो जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है और उसके लिए वो स्पेंड करने के लिए उसका पैसा है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? डिमांड। तो डिमांड मीन्स the amount of quantity which a consumer is willing to buy and for which he is ready to pay at a given price, that is called आपका डिमांड। डिमांड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्लस कितनी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। अब सपोज किसी कमोडिटी का प्राइस 5 है और आपने उसके 10 यूनिट्स ले लिए, अगर मान लो प्राइस उसका बढ़ के 20 हो जाए तो हो सकता है इतने ज्यादा प्राइस पे आपकी क्वांटिटी कम हो जाए, आप सिर्फ 3 लो। तो कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइस पे कर रहे हो, एंड यू नो दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिमांड में आपकी दो टाइप की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? तो इंडिविजुअल डिमांड कौन सी होती है? इंडिविजुअल डिमांड होती है जो हर कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पर डिमांड करता है, और मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सपोज 3 कंज्यूमर्स हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, प्राइस ऑफ द पेन, पेन की बात करते हैं। मान लो पेन का प्राइस है पेन का प्राइस है मान लो 5 प्राइस पे ए ने 6 यूनिट डिमांड किए, बी ने 8 और सी ने 4 यूनिट्स। प्राइस बढ़ के 10 हो गया, ए की डिमांड गिर के 4 होगी, बी की डिमांड गिर के 5 होगी, और सी की डिमांड गिर के मान लो आपकी हो गई कितनी? 3। ठीक है। अगर मान लो प्राइस बढ़ के 15 हो गया तो 15 प्राइस पे मान लो आपका जो ए की डिमांड है गिर के 3 हो गई, बी की डिमांड 2 हो गई और सी की डिमांड 1 हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए इज अ इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी इज अ ओरिजिनल डिमांड फॉर बी, इंडिविजुअल डिमांड, एंड डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी इज अ इंडिविजुअल डिमांड फॉर सी। ठीक है। तो मार्केट डिमांड होगी, इन तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 प्राइस पे तीनों ने मिलकर कितनी डिमांड की है? 14 प्लस 4 18। 10 प्राइस पे तीनों ने मिलकर कितनी डिमांड की है? 12। और 15 प्राइस पे तीनों ने मिलकर कितनी की है? 6। तो यानी डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स आर इंडिविजुअल डिमांड, एंड द सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, यानी 5 रुपए में पूरी मार्केट ने कितनी डिमांड की है? 18 पीस। 10 प्राइस पे पूरी मार्केट ने कितने किए? 12। और 15 प्राइस पे पूरी मार्केट ने कितने किए? 6। सो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, सिंपल है। नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? तो डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक ही बात है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है आपका फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है? इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ का मतलब क्या है?
और कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी खुद की डिमांड में चेंज आएगा। मतलब अगर मान लो आपने कोई पेन बाय करना है, पेन आपका 10 रुपीज का है और आप 10 रुपीज पे मान लो 15 यूनिट्स पेन बाय करते हो, और अगर पेन का प्राइस बढ़ के 20 हो जाए तो उसकी डिमांड गिर के मान लो 8 हो गई, या उसका प्राइस गिर के 5 हो जाए तो उसकी डिमांड गिर के 25 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आता है तो ही डिमांड में चेंज आता है। तो प्राइस में चेंज आता है और उसकी वजह से अगर आपका डिमांड में चेंज आता है, दैट मीन्स कि कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड आपका फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। तो कमोडिटी का खुद का प्राइस उसकी खुद की डिमांड को चेंज करता है, ये उसका पहला फैक्टर है। और यही इकलौता एक ऐसा पहला फैक्टर है जिसमें प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंज हो रहे हैं और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स में प्राइस चेंज नहीं होगा। तो अगला फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है आपके, अब ये हो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका अदर फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स का मतलब है कि प्राइस में चेंज नहीं आएगा, फिर भी उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में आपके दो टाइप के रिलेटेड गुड्स में आते हैं, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या फर्क है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर गुड। मतलब जैसे पेप्सी और कोक है, कंज्यूमर पेप्सी भी पी सकता है, कोक भी पी सकता है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब है कि अगर इन दोनों में से किसी भी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आए, अगर इनमें से किसी भी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आए तो उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि पेप्सी का प्राइस और कोक का प्राइस, पेप्सी की क्वांटिटी, कोक की क्वांटिटी, हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है कि अगर पेप्सी का प्राइस में चेंज आता है तो उसका कोक की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। सपोज पेप्सी भी 10 की है, कोक भी 10 की है। अब पेप्सी आपकी 10 की है, कोक भी 10 की है। सपोज आप 5 यूनिट पेप्सी के पी रहे हो और 4 बॉटल कोक की पी रहे हो। अब यहाँ पर हम पेप्सी का प्राइस चेंज कर रहे हैं तो हमें पेप्सी की क्वांटिटी को नहीं देखना, हमें उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी को देखना है, क्योंकि हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। पेप्सी का प्राइस बढ़ के 15 हो गया, कोक का प्राइस 10 है। पेप्सी का प्राइस अगर महंगा हो जाएगा तो कंज्यूमर को पेप्सी महंगी लगेगी, कोक सस्ती लगेगी। तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कोक की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब अगर पेप्सी महंगी होगी तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी सपोज, विच मीन्स कि कोक के प्राइस में चेंज नहीं आया फिर भी उसकी डिमांड क्यों इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड पेप्सी का प्राइस बढ़ गया। अगर पेप्सी का प्राइस गिर के 5 रुपीज हो जाए, अगर पेप्सी का प्राइस गिर के 5 रुपीज हो जाए और कोक का प्राइस अभी भी 10 ही है तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पेप्सी सस्ती हो जाएगी और कोक 10 की 10 है तो कंज्यूमर को पेप्सी सस्ती लगेगी, कोक महंगी, तो वो कोक को छोड़ के पेप्सी की तरफ भागेगा, जिसकी वजह से कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि कोक के प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन फिर भी उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू उसका सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज की वजह से। तो अदर फैक्टर्स का मतलब है प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट बट स्टिल उसकी डिमांड विल चेंज ड्यू टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज। ठीक है, डाउट में एक साथ बाद में लूंगा। अगला कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर हम बात करें तो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which can be used together for some final thing। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक गुड दूसरे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर हम कार और पेट्रोल की बात करें तो कार
पेट्रोल पे से चलती है, मान लो हम डीजल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कार और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। कार पेट्रोल पे डिपेंड करता है, पेट्रोल कार पे। कार नहीं होगी तो पेट्रोल का क्या करेंगे, कार है तो पेट्रोल चाहिए। अब यहां पर हम किसी भी एक चीज को प्राइस चेंज करते हैं। सपोज हम कार के प्राइस को चेंज करते हैं। लेट सपोज कार का प्राइस 5 लाख है और पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। ठीक है, आप 5 लाख की कार मार्केट में बिक रही है और पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये पर लीटर है। लेट सपोज लोग 20 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं। कार का प्राइस बढ़ के 7 लाख हो गया। अगर कार का प्राइस बढ़ के 7 लाख हो गया और पेट्रोल अभी भी 100 रुपये पर लीटर है, तो इसका मतलब अगर कार महंगी हो जाएगी तो लोग कार कम परचेज करेंगे। जब लोग कार ही कम परचेज करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम करेंगे। तो पेट्रोल के प्राइस में चेंज नहीं आया, फिर भी उसकी डिमांड गिर के सपोज 12 लीटर रह गई। क्यों? क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड कार के प्राइस में चेंज आया। कार का प्राइस अगर 2 लाख हो जाए, इतनी सस्ती कार है कि लोगों ने ज्यादा कार परचेज करना शुरू कर दिया, तो जितनी ज्यादा कार परचेज करेंगे उतना वो ज्यादा पेट्रोल की डिमांड करेंगे। तो विच मीन्स अगर कार का प्राइस कम हो जाएगा, फिर भी कार का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा कार परचेज करेंगे, और जब ज्यादा कार परचेज करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी ज्यादा करेंगे। सपोज 30 लीटर अब वो डिमांड कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या समझा कि कार के प्राइस में चेंज आने की वजह से उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल की डिमांड में चेंज आ रहा है, बिना उसके प्राइस में चेंज आए। तो ये भी आपका एक अदर फैक्टर है जिसमें पेट्रोल के प्राइस में चेंज नहीं आया, फिर भी उसकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड आपका कार। तो अदर फैक्टर्स के केस में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम उन गुड्स का ग्राफ बनाएंगे जिनके प्राइस में चेंज नहीं आता। तो यहाँ कोक का ग्राफ बनेगा, इस केस में पेट्रोल का ग्राफ बनेगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है इनकम ऑफ द बायर। इनकम ऑफ द बायर का मतलब है कि अगर बायर या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड ऑफ द कमोडिटीज में कैसे चेंज आता है। अब आपको पता है दो टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड्स भी बोलते हैं और इंफीरियर गुड्स को हम चीप गुड्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में फर्क क्या है? नॉर्मल गुड जो हम अपने घर में यूज करते हैं, इंफीरियर गुड जो ये लोग यूज करते हैं बाहर, रेडी वाले। आपने कभी सोचा है, आपको एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि हम घर में सफोला यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ग्रोवर्स वाले हैं, या जो बीकानेर वाले हैं, या जो हल्दीराम वाले हैं, ये कंपनीज हैं, दे आर ब्रांड्स, ठीक है। तो ये लोग अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज करते हैं। मान लो आज सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उन्होंने भटूरे तले हैं जिस ऑयल में, और वो अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल ऑयल है, ठीक है। अगले दिन सुबह वो ऑयल दोबारा यूज नहीं होता, वो फ्रेश ऑयल लेते हैं और पूरा दिन यूज करते हैं। तो वो जो ऑयल यूज नहीं होता वो कहाँ जाता है? वो जो ऑयल पूरा दिन यूज करने के बाद वो एक डब्बे में डाल देते हैं और इकट्ठा करके ये सारे का सारा ऑयल रेडी पे जो खा, आपने देखा होगा ये अर्जुन छोले भटूरे ऐसे, ये रेडी रमेश जो रजौरी में, ये रेडी वालों पे बिकता है ऑयल, और वही ऑयल रेडी वाले यूज करते हैं आपको खाना खिलाने के लिए। तो जब तक ये अच्छे अच्छे ब्रांड्स के पास होते हैं तब तक ये आपके नॉर्मल गुड्स हैं, और जैसे ही ये रेडी वेडी पे यूज घटिया चीप चले जाते हैं तो वो इन्फीरियर बन जाते हैं। खैर मैं ये आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए दे रहा हूँ। अदरवाइज नॉर्मल गुड्स में हम मान लो ले लेते हैं आपका सपोज सफोला, और इंफीरियर में लेते हैं डालडा। दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मल गुड्स कॉस्टली होते हैं, इंफीरियर गुड्स चीप होते हैं। अब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की वजह से इनकम ऑफ द बायर में चेंज आता है, तो उससे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ता है वो ध्यान से देखेंगे। लेट सपोज सफोला का जो प्राइस है वो 100 रुपीज पर लीटर है, और डालडा का जो प्राइस है वो मान लो 20 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। अब लेट सपोज हम डालडा को और इनकी बात करते हैं क्वांटिटी।
100 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप 5 लीटर मान लो बाय कर रहे हो, और यहाँ पर आप डालडा 20 रुपये लीटर के हिसाब से आप मान लो 10 लीटर बाय कर रहे हो। अब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर की नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। सफोला का प्राइस अभी भी 100 रुपये पर लीटर है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ के 8 लीटर की होगी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो अब वो ज्यादा स्पेंड कर सकता है इस नॉर्मल गुड्स पे, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो सेम प्राइस पे होने के बावजूद भी डालडा की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की तरफ भागेगा, इंफीरियर गुड्स को वो नहीं लेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम फॉल हो जाए तो अब 100 रुपये पर लीटर उसको सफोला महंगा लगेगा, वो उसकी डिमांड कम करेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली डालडा उसको सस्ता लगेगा, तो डालडा की डिमांड वो ज्यादा करेगा, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। तो अब वो इंफीरियर गुड्स को तो अफोर्ड कर सकता है, नॉर्मल गुड्स को नहीं कर सकता। तो इसमें देखने वाली क्या बात है कि नॉर्मल गुड्स के या इंफीरियर गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं आया, फिर भी उनकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। तो ये भी आपका क्या है? अदर फैक्टर, जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहते हैं फिर भी डिमांड चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है उसकी डिमांड। तो दो टाइप के आपके हो गया, एक फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एक हो गया आपका अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है? फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अनफेवरेबल का मतलब है, फेवरेबल का मतलब है कि मुझे वो कमोडिटी या प्रोडक्ट या गुड्स चाहिए जिनके लिए मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है। अब सपोज साउथ इंडियन साउथ इंडियन फूड है, लेट्स सपोज कि साउथ इंडियन, सपोज डोसा जो है उसका प्राइस है मान लो 80 रुपीज, और मैं 2 डोसे खाता हूँ। अभी भी उसका प्राइस 80 है, लेकिन अब मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है फेवरेबल हो गया है, मतलब अब मुझे डोसा और ज्यादा पसंद आ गया है, तो मैं सेम प्राइस पे भी उसकी डिमांड को बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मेरा साउथ इंडियन फूड को लेके अनफेवरेबल है, यानी प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन मेरे को अब साउथ इंडियन फूड उतना पसंद नहीं है, तो मेरी उसकी डिमांड मान लो गिर के 1 पे रह गई। तो प्राइस में चेंज नहीं आया, फिर भी प्राइस में चेंज नहीं आया फिर भी उसकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू फेवरेबल या अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये भी आपका क्या है? अदर फैक्टर, जिसमें प्राइस में चेंज नहीं आता फिर भी उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं मिसलीनियस फैक्टर्स। तो मिसलीनियस फैक्टर्स का मतलब क्या है? मिसलीनियस फैक्टर्स का मतलब है जहां पे आपके, जैसे क्लाइमेट में चेंज आ गया, वेदर चेंज हो गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन घर पे चेंज हो गई, घर पे 5 लोग थे, अब घर में मान लो 2 लोग और ऐड हो गए, 7 लोग आ गए, तो घर में मान लो मिल्क का प्राइस 60 रुपीज पर लीटर है। पहले आपके घर में 2 लीटर मिल्क आता था, अब घर में लोग ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ पीपल घर में बढ़ गए, अब 4 लीटर आता है। या चार दो की जगह मान लो घर में कुछ लोग कम हो गए, दीदी थी दो, दोनों की शादियां हो गई, अब घर में मिल्क कम आता है, तो सेम प्राइस पे भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो मिसलिनियस फैक्टर्स, या वेदर चेंज हो गया कि समर्स में कोल्ड ड्रिंक की सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन विंटर्स में सेम प्राइस पे कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर दी मिसलिनियस फैक्टर्स। ठीक है, चल कोई बात नहीं आ रहे। तो ये आपके क्या है? ये आपके मिसलिनियस फैक्टर्स हो गए कि सेम प्राइस पे भी डिमांड आपकी चेंज की हो रही है ड्यू टू ये अलग अलग फैक्टर्स। तो ये भी आपका क्या है? अदर फैक्टर, जिसमें प्राइस में चेंज नहीं आया फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
किसी को इसमें कोई डाउट है प्लीज फटाफट पूछ ले, अदरवाइज आगे चले। आई एम साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर सो दैट कि आप इसको बाद में रिवाइज मार सको। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं आएगा अदर फैक्टर्स में? वो उसमें है, वो आपका मार्केट डिमांड के फैक्टर्स है। ठीक है सर। नाउ अब जैसे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड है, तो सेम टू सेम फैक्टर्स आपके मार्केट डिमांड के भी हैं, लेकिन मार्केट डिमांड में आपके 2 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं, 3 पॉइंट्स एक्चुअली। एक, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर टोटल कंट्री की पॉपुलेशन में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिच के साथ साथ पुअर में भी बराबर होना शुरू हो जाए तो पुअर पीपल भी गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवन हो जाए या रिच के हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा चली जाए तो रिच पीपल के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, या इनकम पुअर पीपल के हाथ में ज्यादा चली जाए तो पुअर पीपल की गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और एक होता है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ आपका पॉपुलेशन, जैसे जेंडर सेक्स कॉम्पोजिशन। मेल की मेल मेल कम्युनिटी अगर बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो मेल्स के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, फीमेल्स की पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो फीमेल्स के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आप अगर ऐड कर दो इनमें तो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड बन जाते हैं। ठीक है। नाउ अगला टॉपिक आता है आपका व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड मिसलिनियस फैक्टर्स। ठीक है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड करनी है किसी कमोडिटी की वो डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पे, कंज्यूमर के इनकम पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, मिसलिनियस। तो दैट इज कॉल्ड आपका डिमांड फंक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड शोज द लॉ ऑफ डिमांड कहता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, there is an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स का मतलब है आप प्राइस को छोड़ के ये सारे के सारे फैक्टर्स को आप क्या मान लो, प्राइस को छोड़ के आप अगर सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो, यानी सब्सिडी गुड्स के या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम ऑफ द बायर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, मिसलिनियस फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट मान लो। उसके बाद आपका जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड में जो आपका रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, मान लो कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसको हम, इसका आपका जो फ्रेंच वर्ड है इसका सेट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब इसमें द टेबुलर the tabular presentation of the tabular presentation of different prices, the different quantity demanded at different prices, that is called demand schedule. And what is demand curve? The graphical presentation of different quantity demanded at different prices, that is called आपका demand schedule. So demand curve shows the graphical representation
ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो जैसे 30 प्राइस पे आपने मान लो 3 यूनिट्स डिमांड किए, प्राइस आपका मान लो गिर के हो गया सपोज 20 प्राइस पे आप मान लो 80 क्वांटिटी 20, हाँ जस्ट रहेगी ना। तो 20 प्राइस पे मान लो आप कर रहे हो 5 यूनिट्स डिमांड, ठीक है। 10 प्राइस पे आप कर रहे हो मान लो 12, 8 प्राइस पे आप कर रहे हो मान लो 18, और मान लो 5 पे आप कर रहे हो 30, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये बन जाता है आपका डिमांड कर्व। फ्री हैंड में आप डिमांड कर्व को ऐसे बना दो, ये आपका बन गया डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व जो होता है इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है? क्योंकि लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हर बार आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करनी है, कंज्यूमर को अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी है, वो तभी करेगा जब प्राइस फॉल करेगा। तो जैसे जैसे प्राइस फॉल करता है कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है, दैट इज वाई डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसी में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है पेपर में, वो आपको मैंने बताया भी था, उसको क्विकली एक बार ले लेते हैं। वो क्या बनता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, या व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या व्हाई एट लोअर व्हाई एट लेस प्राइस मोर क्वांटिटीज डिमांडेड। तो उसका तीनों में आपको एक ही सिंपल आंसर लिखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला केस समझाना है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस में आपको सिंगल कमोडिटी का केस एक्सप्लेन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो उससे हम लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव या समझा सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा सिंगल कमोडिटी का केस क्या होता है। कंज्यूमर अगर प्राइस गिवन है, मान लो कमोडिटी का प्राइस गिवन है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यूनिट्स 1 2 3 4 5 और MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज मान लो 10 8 5 3 2, और लेट्स से प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 5। अब इसमें क्वेश्चन आता है at the given price, if the price of the commodity is given, how many units a consumer is going to consume। तो अगर आपको कमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है तो कंज्यूमर कितने यूनिट बाय करेगा? कंज्यूमर उतने यूनिट बाय करेगा जब तक उसकी मार्जिन यूटिलिटी, यानी जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के बराबर नहीं हो जाती, तब तक वो कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो MU इन टर्म्स ऑफ मनी मान लो 5 प्राइस के इक्वल है 3 यूनिट पे। तो दैट मीन्स by consuming 3 units of a commodity the consumer is said to be equilibrium। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी कमोडिटी का प्राइस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 3 है तो आप कितने यूनिट बाय करोगे? आप उसके 5 यूनिट बाय करोगे। अगर कंज्यूमर कहता है कि अगर मान लो मार्केट में प्राइस बढ़ के हो जाए, लेट सपोज प्राइस बढ़ के हो जाए 8, अगर प्राइस बढ़ के हो जाए 8, तो अब कंज्यूमर कितने यूनिट बाय करेगा? 8 इक्वल टू 8, 2 यूनिट बाय करेगा। विच मीन्स अगर प्राइस बढ़ के 8 हो जाए तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन वापस ऊपर कम हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी और वो कम यूनिट बाय करेगा 2। अगर प्राइस गिर के हो जाए मान लो 3, अगर मान लो प्राइस गिर के हो जाए 3, तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है? 3 इक्वल टू 3 कितने यूनिट पे? 4 यूनिट पे। तो यानी अगर प्राइस गिर के हो जाए 3, ये मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, पहले 5 प्राइस था, सॉरी ये 5 प्राइस था। प्राइस अगर गिर के हो 5 प्राइस और ये 3 यूनिट थे। अगर प्राइस गिर के हो जाए 3 तो अब वो कितने यूनिट लेगा? 4। तो जब प्राइस गिर के हो जाएगा 3 तो उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा यूनिट बाय करेगा। तो
अगर हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हम डिमांड कर्व को डिराइव कर लेते हैं। तो यानी when the price of the commodity rises, the quantity demand falls because consumer की satisfaction falls. When price of the commodity falls, consumer demands more quantity because his total satisfaction, total utility rises. तो लेकिन अगर आंसर आएगा तो आपको आंसर क्या लिखना है? आपको आंसर लिखना है लॉ ऑफ डिमांड is explained through single commodity utility analysis, where consumer will demand that many units of goods where his mu in terms of money becomes equal to price. फिर आप समझाओगे suppose mu is more than price. Suppose mu price से ज्यादा है तो क्या होगा? Suppose mu is more than price, which means that the satisfaction derived from the commodity is greater than the price which is paid by the consumer. So this will attract, this will stimulate, this will induce the consumer to buy more and more unit. क्योंकि satisfaction price से ज्यादा है तो वो और ज्यादा यूनिट बाय करेगा. As more and more units are consumed, the mu will start falling due to law of diminishing marginal utility. जैसे जैसे वो और कंज्यूम करेगा, ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू एमयू फॉल करता जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल एमयू बिकम्स इक्वल टू प्राइस. एंड अगेन इफ एमयू इज लेस देन प्राइस, अगर एमयू प्राइस से कम होगा तो क्या होगा? सो इफ एमयू इज लेस देन प्राइस, विच मीन्स that the utility derived from the price, the utility derived from the commodity is less than price, so this will force the consumer to cut down this consumption. वो कंजम्पशन को कट डाउन करेगा, क्योंकि अगर मान लो कि आपकी ये सिचुएशन है कि एमयू कम है प्राइस ज्यादा है, तो कंज्यूमर कंजम्पशन को कट डाउन करेगा. कब तक कट डाउन करेगा? जब तक एमयू प्राइस के इक्वल ना आ जाए. तो आपको सिंगल कमोडिटी का केस एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमांड के केस में. ठीक है. नाउ इसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक आता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. कई लोग गलती क्या करते हैं, आंसर तो बिल्कुल ठीक लिखते हैं लेकिन इधर से उधर उधर से इधर लग देता है. हाँ ठीक है वैदिक जा. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है द चेंज इन डिमांड, the change in quantity demand for a commodity due to change in price. तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो उसे बोलते हैं चेंज इन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन अगर हम बोले चेंज इन डिमांड, सो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. तो अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है डिमांड में कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, सो दैट इज चेंज इन डिमांड. तो चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहता है, डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है. क्वांटिटी डिमांड में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आता है. तो अगर हम बात करें तो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में आपका मूवमेंट होती है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और इसमें होती है आपकी शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो मूवमेंट या तो अपवर्ड होती है, अपवर्ड मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और एक होती है आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. शिफ्ट में एक होती है आपकी राइटवर्ड शिफ्ट,
और एक होती है आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो ये आपका क्वांटिटी, प्राइस। सपोज इतने 5 प्राइस पे आपने 10 यूनिट्स डिमांड की है, प्राइस बढ़ के 8 हो गया, डिमांड गिर के मान लो 3 हो गई, प्राइस गिर के 2 हो गया, डिमांड बढ़ के मान लो 15 हो गई। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। नाउ अगर प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम हो जाती है तो यानी आपकी डिमांड कम हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है ये कर्व। प्राइस गिरा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, तो यहां से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो रही है। अगर प्राइस कम हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड आपकी बढ़ रही है तो हम नीचे की तरफ, बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसे बोलते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आपकी किसकी वजह से होती है? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है आपकी किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से आपकी डिमांड कम या बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं तो लेट सपोज ये आपका अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी प्राइस आपका कांस्टेंट है, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये क्वांटिटी है। तो इसका मतलब अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड। और अगर डिमांड आपकी कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस रिमेन कांस्टेंट, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। और प्राइस में खुद अगर चेंज आता है और उसकी वजह से डिमांड में खुद चेंज आता है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस इसका। नाउ अब इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड इफ देयर इज, केसेस क्या है, पहला केस है मान लो इफ देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो आपको एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखना है प्लीज ध्यान से देख लेना कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी व्हेन देयर इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, जिसके एक के प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे की डिमांड में चेंज आता है। अब आपने इसको रफली बनाना है, रफली आप लिख लेना ऐसे प्राइस ऑफ पेप्सी और कोक, तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर पेप्सी महंगी होगी लोग कोक की तरफ भागेंगे, कोक के प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो इस केस में ग्राफ किसका बनेगा? जिसके प्राइस में चेंज नहीं आता, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड अदर फैक्टर है। तो आपने ग्राफ कैसे बनाना है, पहले आप ग्राफ बनाएंगे, यहां लिखोगे, उधर लिखना लेट्स सपोज एज्यूम देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई। तो इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल इंक्रीज। तो फिर आप बनाओगे ग्राफ प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी डिमांड फॉर वाई। प्राइस तो वाई का कांस्टेंट दिखा देना आप, और ये आप एक नॉर्मल डिमांड का बना लेना और ये नॉर्मल क्वांटिटी दिखा देना। उसके बाद आप लिखना इन द गिवन डायग्राम, अच्छा फिर आपने ये दिखा देना पहले इंक्रीज कि भाई वाई की डिमांड बढ़ रही है, ये भी दिखा देना और ये भी दिखा देना, और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना। इन द गिवन डायग्राम ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, राइट। फिर आप लिखोगे with the rise in the price of substitute good say x, the quantity for its substitute good y will increase. ठीक है, so the demand will shift from D to D1 and the quantity will increase from OQ to OQ1. There will be rightward shift of a demand curve. तो ये आपका प्रॉपर आंसर बन गया।
एक केस और लेता हूं समझ आने के लिए। दूसरा केस है, मान लो फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप सपोज एज्यूम देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई। अगर एक्स के प्राइस में फॉल आएगा तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इनवर्स रिलेशन होता है। एक्स मान लो कार है, वाई मान लो पेट्रोल है। कार का प्राइस गिरेगा तो लोग ज्यादा कार बाय करेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप लिखोगे एज्यूमिंग एक्स एंड वाई आर द टू गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ एक्स विल फॉल the quantity demand for its complementary good y will increase although there is no change in the price of y, hence the demand for y will increase due to fall in price of x is complementary। तो फिर गिवन डायग्राम में आप दिखाओगे, ये आपका प्राइस हो गया, ग्राफ किसका बनेगा, वाई का, क्योंकि जिसके प्राइस में चेंज नहीं आया। तो ये आपका नॉर्मल डिमांड कब हो गया, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। फिर आप दिखाओगे आपके वाई का, एक्स का प्राइस गिरा है और वाई की डिमांड बढ़ गई है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो आप इसको ऐसे समझाओगे, इन द गिवन डायग्राम ओपी इज द प्राइस एंड ओक्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से एक्स, द डिमांड फॉर इट्स अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से वाई विल इंक्रीज। तो देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1, द क्वांटिटी विल इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक केस लेता हूं, राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑन इंफीरियर गुड। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, देयर इज अ राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन इंफीरियर गुड। अगर इंफीरियर गुड्स के, अगर इनकम बढ़ जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। आपको पता है इनकम बढ़ती है तो लोग इंफीरियर गुड्स कम लेते हैं और नॉर्मल गुड्स ज्यादा। तो आप इसमें लिखोगे विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द बायर द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। तो इसमें तो प्राइस आप कांस्टेंट लोगे क्योंकि इंफीरियर गुड भी आपका अदर फैक्टर है, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कब हो गया, ये ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई। अब आप बोलोगे कि ड्यू टू राइज इन द इनकम ऑफ द बायर द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल, सो देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, द डिमांड विल फॉल फ्रॉम OQ टू OQ1 एंड डिमांड विल फॉल फ्रॉम D टू D1, देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। तो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो ऐसे आप अलग अलग केसेस को ट्राई कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं, ये 3 केसेस वो हैं जो अदर फैक्टर्स वाले हैं जिनमें प्राइस सेम रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आ गया। जब कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आता है तो वो आपका मूवमेंट वाला केस बन जाता है। तो यहां पर कमोडिटी का मान लो प्राइस 10 था, डिमांड 5 थी, प्राइस गिर के मान लो 5 हो गया तो डिमांड बढ़ के 8 हो गई। तो कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आप इसका ग्राफ क्या बनाओगे, मैं आपको वैसी फिगर के साथ बता रहा हूं। सपोज प्राइस 10 था, आप 5 यूनिट ले रहे थे, अब प्राइस गिर के 5 हो गया, आपकी डिमांड बढ़ के 8 हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब आपका प्राइस गिरा है तो डिमांड बढ़ी है। तो इस A पॉइंट से देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका मूवमेंट का केस है, क्योंकि जिसमें आपकी मूवमेंट हो रही है यहाँ पे डिमांड की डाउनवर्ड। अगर आपका होता राइज, अगर प्राइस बढ़ जाता 20 हो जाता तो डिमांड गिर के 2 हो जाती। तो लेट सपोज आपका प्राइस बढ़ के हो गया 20 और डिमांड आपकी गिर के होगी मान लो, डिमांड आपकी गिर के होगी मान लो 2। तो इसका मतलब प्राइस गिरा, प्राइस सॉरी बढ़ गया तो आपकी डिमांड कम हो गई। तो डिमांड का अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये आपके केसेस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपको इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। बाकी स्टडी मटेरियल में या लेक्चर में आपको डिटेल में मिले हुए हैं। तो अब ये हो गया आपका कंप्लीट डिमांड चैप्टर फिनिश। नाउ ओपन डिस्कशन। किसी को अगर कोई डाउट है जितना अभी तक हमने किया है प्लीज आस्क मी, अदरवाइज दैट्स इट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमने नेक्स्ट क्लास में, डाउट क्लास में उठाएंगे। नाउ ओपन हाउस डिस्कशन क्लास और डाउट क्लास।